जय भीम, जय संविधान। हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं प्रोफ़ेसर श्रावण देवरे सर। सर से बातचीत करेंगे इस वक़्त की जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है बिहार से। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने कहा है कि हम सवर्ण आयोग की गठन करेंगे, अपर कास्ट आयोग की गठन करेंगे। इसी विषय पे बातचीत करेंगे और सर का ओपिनियन जानते हैं क्योंकि सर ओबीसी समाज की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, बहुजन समाज की लड़ाई लड़ते काफ़ी दशकों से आ रहे हैं। बातचीत करेंगे क्या ज़रूरत पड़ी सर जो ये सवर्ण आयोग की बात कर रहे हैं नीतीश सरकार और ये बनाने जा रहे हैं, इससे क्या इसको किस किस तरह देखते हैं सर आप? देखो, किसी भी बात को अगर समझना है, गलत है, ठीक है या बुरी है, ये कोई कोई भी बात अगर समझनी है तो हमें कंपैरिजन करना पड़ता है। कंपैरिजन के सिवाय हम उस चीज को नहीं समझ सकते। वैसे ही नीतीश कुमार जी ने जो अभी घोषणा की है सवर्ण आयोग की, ये हम अ, बिहार स्टेट के कंपैरिजन में हम तमिलनाडु स्टेट का उदाहरण लेंगे। तो एक तरफ तमिलनाडु स्टेट में ब्राह्मणवाद के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ और ब्राह्मणिकल कल्चर के खिलाफ अ, सरकारी स्टेज पर से संघर्ष चल रहा है। जैसे कि जो पूरा आरक्षण है 50% से अबव नहीं हो सकता, लेकिन तमिलनाडु में 69% तक आरक्षण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको कम करो, तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते तमिलनाडु के लोग। तो जो भी निर्णय ब्राह्मणवादी निर्णय होते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से हो, चाहे पार्लियामेंट से हो, चाहे गवर्नमेंट से हो या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से हो, कोई भी ब्राह्मणवादी कानून या ब्राह्मणवादी नियम या जजमेंट तमिलनाडु में नहीं चलता। तमिलनाडु उसको फेंक कर उठाकर फेंक देते हैं। तो तमिलनाडु में एक तरफ ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष चालू है और वो संघर्ष डीएमके, एआईडीएमके दोनों पार्टी ये संघर्ष जीतते भी है हमेशा, क्योंकि 60 साल से वहां डीएमके और एआईडीएमके, ये जो पेरियार की विचारधारा वाले पार्टी है, ये दोनों पार्टियां ही वहां राज करते हैं, क्योंकि वहां पे ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई जारी है। इसकी तुलना में अगर हम बिहार में देखेंगे तो बिहार, यूपी जो पूरा हिंदी बेल्ट है, वहां पे ब्राह्मणवादी कल्चर का प्रभाव है और ब्राह्मणवादी कल्चर का प्रभाव होने के कारण ये पूरा हिंदी बेल्ट जो है ये आरएसएस, बीजेपी का और ब्राह्मणों का गढ़ बन गया है, किला बन गया है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो उसको ये सोचना पड़ता है कि लोगों के दिमाग पर, चाहे वो लोग दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, बहुजन हो, कोई भी हो, लेकिन अगर उनके दिमाग में ब्राह्मणवादी प्रभाव है, ब्राह्मणवादी कल्चर का प्रभाव है, तो ब्राह्मणों का अनुनय किया जाएगा। ये तो बिल्कुल समझने वाली बात है, स्वाभाविक बात है। तो जो तमिलनाडु में हो सकता है वो बिहार यूपी में नहीं हो सकता, क्योंकि बिहार यूपी में ब्राह्मणवादी कल्चर का प्रभाव है और ब्राह्मणवादी विचारधारा का प्रभाव है। देखो, सत्ता जो मिलती है, तो डेमोक्रेसी में हमेशा कहा जाता है कि लोग आपको सत्ता देते हैं, लोगों की वजह से आपको पावर मिलती है और लोगों की वजह से आप पावर में आते हैं। जब लोग वोटिंग करते हैं तो आप पावर में आते हैं। ये साफ झूठ है। देखो, सत्ता लोगों से नहीं मिलती, लोगों की वजह से आपको सत्ता नहीं मिलती, विचारधारा की वजह से आपको सत्ता मिलती है। अगर लोगों की वजह से सत्ता मिलती रहती तो आज बहुजन समाज पार्टी या मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी या लालू जी की राष्ट्रीय जनता दल पार्टी, ये पार्टियां देश पर राज कर रही होती। लेकिन ये तीनों पार्टियां आज खत्म होने के कगार पर है और ब्राह्मणवादी पार्टी जो है बीजेपी और कांग्रेस भी, ये दोनों जीवित है। इसका कारण ये है कि विचारधारा से आप सत्ता में आते हैं, लोगों के कारण सत्ता में नहीं आते आप।
ये समझ लो पहले। तो यू बिहार में लालू लालू की राष्ट्रीय जनता दल पार्टी थी, लालू जी की, वो तोड़कर नीतीश कुमार जी ने अलग अपना खेमा बना लिया, और कुर्मी जो जाति है और कुछ छोटी छोटी जातियां जो है उनको इकट्ठा करके आज नीतीश कुमार की राजनीति चल रही है बीजेपी की मदद से। और कभी कभी वो बीजेपी से ज्यादा त्रासदी हुई तो वो तुरंत लालू जी के पास आ जाते हैं, और जी जी लालू जी से जब उनको खतरा महसूस होता है तो वो तुरंत बीजेपी की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसे अस्थिर पॉलिटिक्स की स्थिति में नीतीश कुमार जी जैसे लोग ये हमेशा अपने निर्णय बदलते रहते हैं। देखो, जो आदमी जात न्याय जनगणना या कास्ट वाइज सेंसस लेने की हिम्मत रखता है वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं रख सकता, क्योंकि ब्राह्मणवाद कल्चर के खिलाफ लड़ने के लिए जो कल्चरल स्ट्रगल करना पड़ता है, जो कल्चरल स्ट्रगल तमिलनाडु के लोगों ने किया है स्वामी पेरियार जी के नेतृत्व में, वो वैसा स्ट्रगल बिहार में ना हुआ, बिहार में ना हुआ, उत्तर प्रदेश में और कई भी हिंदी बेल्ट में एक तरफा युद्ध चल रहा है हिंदी हिंदी बेल्ट में। जी एक तरफा मतलब ब्राह्मणवाद की तरफ से आक्रमण चल रहा है, और उनको विरोध करने के लिए हिंदी बेल्ट में कोई लीडर नहीं है, कोई लीडर नहीं है, जैसे कि तमिलनाडु में है। तो जी ब्राह्मणों को आरक्षण देना चाहिए, ब्राह्मणों को ये देना चाहिए, वो देना चाहिए, ब्राह्मणों को सर पे बिठाना चाहिए, ये इन बातों की शुरुआत तो कांशीराम साहब के बहुजन समाज पार्टी से हुई। मायावती जी ने सबसे पहले कहा कि ब्राह्मणों को आरक्षण चाहिए, और अपने पार्टी का चीफ सेक्रेटरी एक ब्राह्मण को बना दिया। तो हम देख रहे हैं आज उसका परिणाम क्या है। पूरी बहुजन समाज पार्टी, आप आज देखो, पूरी सब बहुजन समाज पार्टी जो है ये आरएसएस बीजेपी की दलित सेल बन गई है, दलित पार्ट बन गया है। तो ये हिंदी बेल्ट में ये पॉलिटिक्स का प्रॉब्लम है ब्राह्मणवादी वर्चस्व का, और इसलिए जी ब्राह्मणों को आरक्षण चाहिए, ब्राह्मणों को सहूलतें देनी चाहिए, ब्राह्मणों को सर पर बिठाना चाहिए। ये बातें तो यूपी बिहार में होती रहेगी, इसका जी ये कारण है। जी, आप सर हमेशा तमिलनाडु का उदाहरण देते रहते हैं और आप कहते हैं कि ब्राह्मणवादी जो कल्चर है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमको तमिलनाडु का फार्मूला उत्तर भारत में लागू करने को। तो सर कैसे लागू करेंगे? उसका उपाय क्या है और किस तरह ये लागू हो पाएगा? इसके लिए सबसे पहले जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं या बहुजन समाज के जो लीडर हैं उसको वो लोग किस तरह इसको लागू करा सकते हैं अपने इस बेल्ट में सर उत्तर भारत के क्षेत्र में? क्या कहेंगे सर आप? मैंने कई बार लिखा है, और फर्स्ट मई में 2022 में मेरा जो लेक्चर चेन्नई में हुआ था सोशल जस्टिस कॉन्फ्रेंस में, जी, वहां पे मैंने ये सब उनको बताया था कि किस तरह से केवल तमिलनाडु नहीं तो पूरे भारत में इस नॉन ब्राह्मणिकल कल्चर को हम कैसे ले जा सकते हैं और ब्राह्मणवाद को कैसे पराभूत कर सकते हैं। ये सब मैंने उस लेक्चर में भी कहा। तमिलनाडु का जो मैगजीन है जिसको तमिलनाडु के लोग बहुत पसंद करते हैं, ओबीसी वॉइस करके, उन्होंने वो मेरा लेक्चर प्रिंट किया, प्रकाशित किया, पब्लिश किया। और अभी जो 26 मई 2025 को, यानी पिछले हफ्ते में दिल्ली में जो मीटिंग समृद्ध भारत फाउंडेशन ने ली थी, उसमें भी मैंने स्टेटमेंट के जरिए लिखित स्वरूप में मैंने एक स्टेटमेंट दिया, उनको एक निवेदन दिया है कि देखो, ये जो समृद्ध भारत फाउंडेशन है ये कांग्रेस के लिए काम करता है, और कांग्रेस को जनता में कौन कौन सी विचारधारा चल रही है और जनता को क्या चाहिए ये घोषणा पत्र में आना चाहिए। इसलिए कांग्रेस ने समृद्ध भारत फाउंडेशन को काम को लगाया है, और वो ऐसे मीटिंग करवाते हैं, थिंकर्स लोगों की, कार्यकर्ता लोगों की मीटिंग करवाते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि लोगों में कौन सी विचारधारा चालू है। तो हमने वही बताया उनको, वहां पे लिखित स्वरूप में आर्टिकल दिया है कि अगर तमिलनाडु जैसा कल्चरल स्ट्रगल में सक्सेस होना है तो हिंदी बेल्ट में हमें राम के खिलाफ, कृष्णा के खिलाफ कल्चरल स्ट्रगल करना चाहिए, करना ही होगा।
राम के खिलाफ में शंबुक लीजिए आप, राम के खिलाफ में सीता है, कृष्ण के खिलाफ एकलव्य, कर्ण है, शंबुक, एकलव्य, कर्ण, सीता, ये सब जो है ये नॉन ब्राह्मणिकल कल्चर के लीडर है। बलि राजा है, रावण है, तो ये सब जो नॉन ब्राह्मण लीडर है तो इतिहास में हो गए, तो इनका जैसे वो ब्राह्मणवादी लोग राम को हीरो बनाते हैं, कृष्ण को हीरो बनाते हैं, तो हमने भी हमारे हीरो ढूंढने चाहिए। बहुजनों के हीरो कौन है भाई? किसने लड़ाई वर्णवाद के खिलाफ, किसने लड़ाई की, जातिवाद के खिलाफ किसने लड़ाई की? तो ये सब जो ब्राह्मणिकल मिथ्स है, इनके खिलाफ में हमारे नॉन ब्राह्मणिकल मिथ को खड़ा करना, इसको ही कल्चरल स्ट्रगल कहते हैं। जैसे उन्होंने राम रथ यात्रा निकाली और राम मंदिर का आंदोलन चलाया, तो पूरे भारत भर में, एक तमिलनाडु छोड़कर पूरे भारत भर में बीजेपी और आरएसएस का फैलाव हो गया, और कितने स्टेट में उनकी पावर आ गई। सेंट्रल में वो 15 साल से पावर में है, और भी कई साल तक वो सेंट्रल में, दिल्ली में पावर में रहेंगे आरएसएस बीजेपी वाले। तो ये हमको सोचना चाहिए कि कल्चरल स्ट्रगल किए बिना हम सक्सेस नहीं हो सकते। जी, तो अगर हिंदी बेल्ट में हमको कल्चरल स्ट्रगल करना है, तो शंबुक, सीता, एकलव्य, कर्ण, रावण, इनकी प्रतिमाएं लेकर रथ यात्रा निकालनी चाहिए। शुरू में आपको विरोध होगा, संघर्ष होगा, जानलेवा संघर्ष है, तो ये भी करना पड़ेगा। लेकिन ये करने के सिवाय आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर आप ब्राह्मणिकल कल्चरल स्ट्रगल को जवाब नहीं देते, तो आपका बहुजनवाद लोगों में कभी भी नहीं बसेगा, और लोगों की विचारधारा ब्राह्मणवादी विचारधारा रहेगी, और विचारधारा के आधार पर सत्ता मिलती है तो आरएसएस बीजेपी ही दिल्ली में सत्ता में और कई साल तक बैठने वाली है। और पूरी पेशवाई जो पहले सिर्फ महाराष्ट्र में थी, तो ये सब जो पेशवाई है ये पूरे भारत भर में वो लाना चाहते हैं। नई जाति व्यवस्था, और भी ज्यादा कट्टर, और भी ज्यादा क्रूर, अन्यायकारी जाति व्यवस्था वो ला रहे हैं, और उसकी शुरुआत तो उन्होंने कई दिनों से पहले कर दी है। लेकिन हमारे जो बहुजन लीडर है, ओबीसी लीडर है, दलित लीडर है, ये कल्चरल स्ट्रगल का सच नहीं जानते। तब तक देखो, केवल पॉलिटिकल स्ट्रगल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आरएसएस बीजेपी ये पॉलिटिकल संगठन नहीं है। पहले ये समझ लेना चाहिए कि आरएसएस बीजेपी ये पॉलिटिकल संगठन नहीं है, ये कल्चरल संगठन है। तो अगर कल्चरल संगठन को आपको खत्म करना है, उसकी विचारधारा को खत्म करना है, तो आपको कल्चरल स्ट्रगल करना ही होगा उनके खिलाफ में। तो उन्होंने जैसे राम हमारे माथे पर थोप दिए हैं, तो उनको राम को निकालने के लिए हमें शंबुक यात्रा निकालनी चाहिए, सीता यात्रा निकालनी चाहिए, एकलव्य, कर्ण, रावण, ऐसे हमारे बहुजन समाज के बहुत क्रांतिकारी मिथक है, इनको आगे लाना चाहिए। तो ये करने के सिवाय दूसरा कोई मार्ग आज उपलब्ध नहीं है। जी, जी। तो साथियों, हमारे साथ प्रोफ़ेसर श्रावण देवरे सर थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि विचारधारा की जो लड़ाई हो, विचारधारा से ही उसकी लड़ाई लड़नी होगी। तो वर्तमान में जो बहुजन समाज की पार्टियाँ हैं या ओबीसी की पार्टियाँ हैं, वो विचारधारा की लड़ाई न लड़कर वो सत्ता की लड़ाई लड़ना चाहती हैं, और वो जिस तरह भी नीतीश सरकार ने ऐलान किया है कि वो सवर्ण आयोग लाएँगे और सवर्ण आयोग की गठन करेंगे, उसी विषय में हमारे साथ प्रोफ़ेसर श्रावण देवरे सर महाराष्ट्र से जुड़े हुए थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमको विचारधारा और बहुजन महापुरुषों की विचारधारा स्थापित करनी होगी समाज में, तभी हम ये लड़ाई लड़ सकेंगे। तो साथियों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे थे, वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सर, अपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद। जय ज्योति, जय भीम, जय संविधान।